मध्य प्रदेश में शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इसी के तहत रीवा में भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम में अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित नगर निगम के अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से की। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से भी बात की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। रीवा में भी अन्न उत्सव कार्यक्रम कई जगहों पर आयोजित किया गया। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 10-10 किलो के अनाज के थैले वितरित किए गए। जिले में 916 उचित मूल्य की दुकानों से करीब 44,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को अनाज वितरित किया गया है। नगर निगम अन्न उत्सव कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे, जिन्होंने हितग्राहियों को खाद्यान्न के झोले वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में कई गरीबों की आजीविका पर असर पड़ा है। हर परिवार को पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके, इसी को देखते हुए गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, जिससे कोई भी भूखा न रह सके। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान में विकास होता है। सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी, मेरी वो चलाती हूँ। हो रहे इस अन्य वितरण के लिए आप सभी को बहुत बधाई। करीब 5 करोड़ लाभार्थियों को आज मध्य प्रदेश में इस योजना के एक साथ जुटाने का बड़ा अभियान चल रहा है। ये योजना तो नई नहीं है। कोरोना जब शुरू हुआ 1-1.25 साल पहले, तब से देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में मुफ्त में राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुझे कभी जाकर गरीबों के बीच में बैठ करके बात करने का मौका नहीं मिला। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। आज मैं दूर से सही, लेकिन मेरे गरीब भाइयों बहनों के दर्शन कर रहा हूं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। अब उसके कारण मुझे गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहने की ताकत मिली। वहीं सिंधु भवन में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे, जहां पे हितग्राहियों को खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए गए। इसी तरीके से खैरा हरिजन बस्ती स्थित मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा हितग्राहियों को 10-10 किलो खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए गए। वहीं मानस भवन में आयोजित रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी द्वारा हितग्राहियों को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अन्नोत्सव कार्यक्रम में शामिल हितग्राहियों को खाद्यान्न के झोले वितरित किए गए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने रीवा जिले के ग्राम बहुती मड़वा में पात्र राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं रीवा एसपी राकेश सिंह सहित अन्य हितग्राहीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कहते हैं कि ये जो समारोह है, ये जो अनुभव है, इस में आप सभी। मैं सुनीता विश्वकर्मा गोबर पुलिस चौकी के पीछे रहती हूँ। जो दिए झोला मिला है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। मैं बहुत गरीबी से जूझ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाभान्वित किया जा रहा है हितग्राहियों को पूरी योजना। अन्नोत्सव योजना में गरीबों को मुफ्त में नवंबर तक
राशन देने का कार्यक्रम है, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति जो हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री योजना से और 5 किलो ही उनको राशन मुख्यमंत्री की योजना से कुल मिला के 10 किलो प्रति व्यक्ति। यदि 5 लोग घर में हैं तो 50 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान गरीबों ने सबसे ज़्यादा परेशानी सही है। उनके काम धंधे, रोजी रोटी के सारे जो धंधे थे बंद हो गए और इसलिए खाने पीने की समस्या से उनको जूझना न पड़े, इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना को जो शुरुआत की है, आज एक बृहद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जुड़े और उन्होंने सीधे हितग्राहियों से बात की है और इससे गरीबों के चेहरे में बड़ी प्रसन्नता है, संतोष है कि उनकी चिंता सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर रहे। एक दिवसीय हड़ताल पर मांगे पूरी न होने पर 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की सरकार को दी गई चेतावनी। आपको बता दें कि विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने शनिवार को 1 दिन की कर्म बंद हड़ताल की। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 13 अगस्त से विद्युत सप्लाई पूरी तरीके से ठप्प कर देंगे। इसकी सारी जवाबदारी प्रदेश सरकार की होगी। 17 कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया। रीवा के विद्युत विभाग के ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इनकी मांग है कि विद्युत कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाए, बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, कोरोना से मृत बिजली कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद की जाए। साथ ही बिजली कर्मियों को केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता भी मिलना उनका अधिकार है। विगत वर्षों से रोकी गई वेतन वृद्धि अविलंब प्रदान किया जाए। साथ ही संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिसको लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके चलते अब बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रस्तुत है अनिल मिश्रा, जिला अध्यक्ष विद्युत विभाग तकनीकी संघ से प्राप्त जानकारी के अंश। कंपनियों का निजीकरण बंद करो। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। विद्युत कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। विद्युत कंपनियों का निजीकरण बंद करो। संविदा कर्मचारी को अधिकारी को नियमित करो। आउटसोर्स कर्मचारी का शोषण बंद करो। केंद्र हम सब बिजली कर्मचारी अधिकारी एकता। बिजली कर्मचारी अधिकारी एकता। बिजली कंपनी निजीकरण बंद करो। बिजली कंपनियों का निजीकरण बंद करो। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। अभी तो ये अगड़ाई है। अभी तो ये आज हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया था, आज द्वितीय चरण में 1 दिन का कार्य बहिष्कार का हम लोगों ने वो किया है। 5 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से हम लोगों की है विद्युत कंपनियों का, पहला है विद्युत कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए। दूसरा है विद्युत कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करके जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी योजनाएं हैं वो दिया जाए, तुरंत लाभ दिया जाए। तीसरा है संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। चौथा है जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका शोषण बंद किया जाए, शोषण में और विद्युत कंपनियों में संविलियन किया जाए। और 5वीं मांग हम लोगों की है केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। अगर ये मांगें नहीं पूरी की जाती तो 13 तारीख से हम अनिश्चित काम में चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन काम में चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी मध्य प्रदेश शासन और कंपनी प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपात अभियंता संघ रीवा रीजन का अध्यक्ष हूँ। आज हम सब लोग यहाँ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार
के तहत एकत्रित हुए हैं। आज पूर्व में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारा 7 तारीख को 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार रहेगा, जिसमें कि हमारे 17 संगठन शामिल हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश पत्रोपाध्याय अभियंता संघ, मध्य प्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश कर्मचारी विद्युत फेडरेशन संघ, मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी महासंघ, मध्य प्रदेश आरक्षित। सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी, तब अगला कदम हमारा 10 तारीख से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार का है। आज तो 1 दिन का कार्य बहिष्कार था, इसके अलावा आज हमने आज हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा है, जैसे हॉस्पिटल है, वाटर सप्लाई है। बाकी आज हम 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोई काम नहीं करेंगे। अगले बार 13 तारीख को हम लोग पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें पावर हाउस जाम होंगे, सब स्टेशन जाम होंगे, ग्रिड सब स्टेशन जाम होंगे। यदि मध्य प्रदेश सरकार नहीं जागी और ये जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में 13 तारीख से चले जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान हुई ऑक्सीजन की कमी के बाद वैसी स्थिति फिर न बने, इसके लिए रीवा के चौराहा औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट बनकर लगभग हो रहा तैयार, जिससे रोजाना पर मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होगी और रीवा के ऑक्सीजन मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा आज चौराहा औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रीवा के 2 व्यवसायी विजय मिश्रा और राजेश तिवारी ने यह ऑक्सीजन प्लांट को लगाया है। 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए इस प्लांट में पर मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी, जिससे ज़रूरत के समय रीवा को अन्य जिलों से मदद नहीं लेनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट लगभग तैयार है और जल्द ही इसे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से इसका उद्घाटन कराया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते कईयों ने अपनी जान गंवा दी। आसपास के जिले से मदद लेकर किसी तरह कोरोना से जीत हासिल की, लेकिन दोबारा वैसी स्थिति न बने, इसके लिए एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत थी, जो अब रीवा के पास मौजूद है और रीवा के ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जहां समूचे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, तो वहीं रीवा कलेक्टर एवं पूर्व मंत्री के प्रयासों से ऑक्सीजन के क्षेत्र में रीवा आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में भी जहां लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ ही 3 अन्य विकल्पों से ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाई गई है, तो वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अलग से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया है, जहां से एक दिन में 100 से लेकर 500 तक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। अपने चौराहा उद्योग क्षेत्र में 500 लीटर पर मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, जो वातावरण से हवा लेके और ऑक्सीजन बनाने का काम करेगा, लगभग 2 करोड़ की इस योजना को पूरा कर लिया गया है। और हमारे रीवा के ही प्रतिष्ठित व्यवसायी विजय मिश्रा जी और राजेश तिवारी जी ने मिलकर इस प्लांट को लगाया है। जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे और आने वाले समय में यदि कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी, तो जिस ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए पिछले दूसरी लहर में हमें सिंगरौली से सिलेंडर लाना पड़ता था और सतना मैहर से लाना पड़ता था, अब रीवा के आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन के सिलेंडर हमको यहीं पर मिल जाएंगे। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गहिरा गांव में पकड़ा गया बकरी चोर गिरोह। ग्रामीणों ने बकरी चोरों की पकड़कर की धुनाई और फिर किया गोविंदगढ़ पुलिस के सुपुर्द। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गहिरा में ग्रामीणों ने बकरी चोर गिरोह को पकड़ा है। 4 बकरी चोरों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई करते हुए गोविंदगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से बकरी चोरों की घटनाएं घटित हो रही थी। बकरी चोर ने ग्रामीणों की नाक में दम करके रखा हुआ था। रात में ग्रामीण अपनी बकरियों को अपने घर के पास बांध देते थे। सुबह बकरी उनके घर के पास नहीं मिलती थी। वहीं 5 अगस्त को देर रात बकरी चोर की फिराक में घूम रहे बकरी चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई करते हुए गोविंदगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी एसएस बघेल के द्वारा बकरी चोर से कड़ी पूछताछ की जा रही है। बकरी चोर गिरोह ने अन्य वारदात को करना भी कबूल किया है, जिनके गोविंदगढ़ थाना सहित रीवा जिले के अन्य थानों में लगभग दर्जन भर मामले दर्ज हैं।
इन बकरी चोर गिरोह के पास से लगभग 10 बकरियां पुलिस ने बरामद कर ली है। ये पकड़े गए सभी चोर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जो लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। प्रस्तुत है रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। हाँ, ये पहले भी 1-2 वारदात हुई थी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के कुछ ग्रामीण अंचलों में, जंगल के आसपास के कुछ बकरी चोर गैंग एक्टिव रहता है। उसी क्रम में ये अभी पुलिस को सूचना मिली थी गई परसों की रात्रि में कि कुछ बदमाश जो हैं ऑटो से जानवरों को चुरा के ले जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा तत्परता बरती गई। थाना प्रभारी गोविंदगढ़ बघेल साहब उनकी टीम को द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामीणों के साथ में मिलकर उनको घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। उसमें 4 बदमाश पकड़े गए हैं और जो जानवर लेके जा रहे थे वो जानवर भी जब्त हो गए हैं। उनसे और पुरानी घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही थी और साथ ही उनको अभी प्रस्तुत कर दिया गया है जीआर पे। अभी अग्रिम जानकारी मुझे जानकारी लग रही है कि संभवतः वो जेल चले गए। ब्राह्मणों को भी दिया जाए आरक्षण। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व विधायक बने ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय महामंत्री। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी विगत 2 दिन से रीवा जिले के प्रवास में हैं, जहां एक तरफ संगठन ने कुचियारी के पांडे परिवार की मदद की, वहीं दूसरी तरफ संगठन के विस्तार की चर्चा हेतु प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की है। बैठक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी व प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। आज सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र सौरभ ने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज में औपचारिक रूप से शामिल हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व से मनोनीत किया है। मनोनयन के बाद राष्ट्रीय महामंत्री ब्रजेश मिश्र सौरभ ने मेडिकल में ओबीसी आरक्षण को 27% करने पर आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि सबको योग्यता के आधार पर स्थान मिले, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमें भी हमारी संख्या अनुसार 22% आरक्षण प्रदान किया जाए। हम किसी जाति के विरोध में नहीं हैं, लेकिन यदि योग्यता को आरक्षण के नाम से दबाया जाएगा और प्रतिभाशाली को हटाकर उस किसी को बैठाया जाता है तो उससे चौतरफा नुकसान होता है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। शिक्षा गुरुकुल से निकलती है, महलों से नहीं। अगर आप कभी भी इतिहास देख लें तो जब भी हम शिक्षा का प्रचार प्रसार का काम करते हैं तो गुरुकुल से सीखते हैं। चाहे कृष्ण भगवान की शिक्षा, चाहे प्रभु श्री राम की शिक्षा या द्रोणाचार्य, जब उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षित करने का काम किया तो गुरुकुल से होता था, महलों से नहीं होता। और जब गुरुकुल से शिक्षा निकलती थी उसमें किसी तरीके का भेद नहीं होता। और अगर जब सिर्फ बहुत बड़ी संस्थानों में बैठ करके तय कर दिया जाएगा कि इतने वर्ग को इतना बड़ा कोटा मिलेगा और इस कोटे के तहत उन व्यक्तियों का चयन होगा जिनमें प्रतिभा है या नहीं है। 99 नंबर पाने वाले के ऊपर 19 नंबर वाला सर्विस पा जाता है, नौकरी पा जाता है। ये वैसा ही बीज गमन है जैसे पांडवों की योग्यता पर कौरवों को राज सौंप दिया गया था तो कुरुक्षेत्र हुआ था। पूरा भारत और हम लोग, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि कौरवों की स्वेच्छाचारिता, कौरवों के साथ कुछ बड़े लोगों का झुक जाना और कौरवों को सत्ता सौंप देना और पांडवों को किसी भी तरीके से एक भी सुई के बराबर, सुई के नोक के बराबर अधिकार न देना एक कारण था जो महाभारत हुआ था। आज कुछ छोटा सा एक संकेत लगने लगा है कि जब पहली बार आरक्षण दिया गया तो लगा कि 10 साल के लिए 10 साल प्रतीक्षा हुई, फिर अगले 10 साल के लिए तभी मान लिया चलो अभी सबको बराबरी का दर्जा दिया जाना है, सबको अवसर दिया जाना है, उनको मान लेते हैं। फिर 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल और होते होते आज स्थिति आ गई है कि फिर 29% आरक्षण की घोषणा हो गई। आज मेडिकल में यहां तक कि आर्मी में भी आरक्षण की बात उठने लगी। अब आप कल्पना करिए कि आर्मी में आरक्षण होगा, चिकित्सा में आरक्षण होगा, शिक्षा में आरक्षण होगा,
सारी जगहों पर आरक्षण व्याप्त हो जाएगा, तो आखिर प्रतिभाएं कहाँ जाएंगी? जब प्रतिभाओं का दमन होगा, जब प्रतिभाओं की उपेक्षा होगी, तो फिर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा समाज विखंडित होगा, और विखंडित समाज होगा तो निश्चित तौर पर हमारी ताकत कम होगी। हम कह रहे हैं 22.5% की अगर हमारी संख्या है तो फिर हमको भी कितनी नौकरियां दी जाए। ये हमारा आज का एजेंडा है। आप सबके बीच में आने का जो कारण है कि हम चाहते हैं कि सबके अंदर ये चेतना हो कि हम 29%, 27% इन संख्याओं के बाद अगर संख्या के बल पर ही सरकार कुछ दे रही है तो 22.5% की हमारी मांग है कि 22.5% लोगों को नौकरी में देने का की घोषणा सरकार करे। ये हमारा संगठन मांग करता है। एक बात तो आयोग बन रहे हैं, कहीं पर दलित आयोग, कहीं पर पिछड़ा आयोग, कहीं पर और आयोग, तो फिर सवर्ण आयोग का भी निर्माण किया जाना चाहिए, ब्राह्मण आयोग का निर्माण किया जाना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि अगर ऐसे आयोग बन सकते हैं, उनकी पीड़ा हो सकती है, तो क्या सवर्ण को पीड़ा नहीं हो सकती और फिर ब्राह्मण को पीड़ा नहीं हो सकती? उसको कहीं पर अपना नहीं झेलना पड़ता है। उसके लिए भी आयोग बने और जो लोग दोषी हों उस आयोग के माध्यम से उनको भी दंडित किए जाने का प्रोविजन बने। ये हमारी मांग है। आज व्यक्ति जाति का आरक्षण चाहता है, आप आरक्षण लेने की बात कर रहे हैं, उसको खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी आपकी है, सत्ता आपकी है, तो आप उसको खत्म कर दीजिए, आरक्षण ही हटवा दीजिए सबसे। बहुत बढ़िया बात बोला है आपने, बढ़िया बात कही। जब कभी 27%, कभी 29%, फिर उसके बाद अब हम 22.5%। एक बार सरकार को आएगी आरक्षण देते तो 100% भी पूरा हो जाए, इससे बढ़िया आरक्षण खत्म कर दिया जाए। हम तो वही स्थिति दिलाने का संगठन का उद्देश्य है, वो सीधा सा है कि प्रशासनिक, शैक्षिक और अन्य सुरक्षा जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पर योग्यता पर अयोग्यता का थोपा जाना ये कतई स्वीकार नहीं है। ये हम